नमस्ते। आज मैं बताऊंगा कि भविष्य में होने वाली गतिविधियों से संबंधित अगर कोई वाक्य हिंदी में है तो उसको अंग्रेजी में कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। अच्छा, भविष्य काल है क्या, यानी फ्यूचर, इसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये है क्या? जो काम न हुआ हो, न हो रहा हो, बल्कि आगे होने वाला हो, जिसकी आगे प्लान की गई हो, ऐसे भाव वाले वाक्य को हम बोलते हैं भविष्य काल, या इंग्लिश में इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो जैसे हम कहें कि मैं घर जा रहा हूँ, मतलब मेरा काम हो रहा है। मैं ये भी कह सकता हूँ मैं घर गया था, यानी मैं घर जाने वाला काम कर चुका हूँ, तो हो गया भूतकाल। मैं घर जा रहा हूँ, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी वर्तमान काल का है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल घर जाऊंगा, यानी मैंने प्लान बनाया है, न गया हूं न जा रहा हूं, बल्कि कल घर जाऊंगा। ऐसा वाक्य जब रहेगा हिंदी में तो होगा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। गा, गा, गी, गे आदि। जाऊंगा, जाओगी, जाएंगे, ये इस तरह से जो अर्थ निकलता है वो होता है भविष्य काल का, फ्यूचर का। तो भविष्य काल का सबसे बढ़िया पहचान है गा, गी, गे, गो आएगा। ठीक है। अब इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हम एक वर्ब का लेंगे जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स, कई चीजें होती हैं। तो इसमें मॉडल्स लगता है। मॉडल्स क्या? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब होते हैं। तो आपको इसमें मॉडल्स क्या लगते हैं? विल या शैल। इसकी क्रिया सहायक क्रिया है विल या शैल। इसको एज ए होल हम सहायक क्रिया कहते हैं, लेकिन विश्लेषण करेंगे कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, तो इसमें विल और शैल लगेगा। विल कहाँ लगेगा और शैल कहाँ लगेगा? शैल लगेगा फर्स्ट पर्सन में। आपको अंग्रेजी में जैसे फर्स्ट पर्सन आई है तो आई शैल, और इसके बाद थर्ड पर्सन या कुछ भी हो, सेकेंड पर्सन विल लगेगा। ध्यान, फर्स्ट पर्सन में शैल और सेकेंड पर्सन में विल। अच्छा, इसमें कोई प्लूरल, सिंगुलर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सिंगुलर होगा तब भी विल लगेगा, प्लूरल होगा तब भी विल लगेगा। तो इसका नियम ये है कि सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल। अच्छा, विल और शैल जहां लग जाएगा वहां वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स एग्जाम्पल देखिए। मैं कल किताब पढ़ूंगा, मैं कल किताब पढ़ूंगा, तो मैं क्या होता है? आई, इसके साथ शैल, पढ़ना क्या, इसके बाद वर्ब लगेगा, तो आई शैल रीड बुक। भविष्य वाला कल का टुमारो होता है। I shall read book tomorrow. वे कल घर जाएंगे, वे है प्लूरल, तो दे। अच्छा, इसमें प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, विल ही लगेगा। दे विल गो टू होम टुमारो। दे विल गो टू होम टुमारो। ते होगा फ्यूचर इंडेफिनिट।
अब इसमें एक और आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले अगर वाक्य है तो वह काम कर रहा होगा, वह काम कर रहा होगा, रहा होगा, वह काम कर रहा होगा, वह घर जा रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा, वह मैदान में खेल रहा होगा। जहां रहा होगा यानी कंटिन्यू भी है और फ्यूचर भी है, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको क्या करना होता है, पहले लगाएंगे सब्जेक्ट कर्ता, फिर विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। अब इसके बाद लगाएंगे वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ध्यान रखिए, विल बी शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, वह काम कर रहा होगा, वह का सब्जेक्ट है तो ही विल बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग, वह काम कर रहा होगा। वह मैदान में खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस दो तरह के हो गए। अब यह ध्यान रखिए, बाकी आप इसमें निगेटिव भी बना सकते पहले के नियम के अनुसार, और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, यस या नो वाला हो या इंट्रोगेटिव वर्ड वाला हो। बाकी सारे नियम कानून पहले जैसे बताए हैं उसी तरह से होगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा कि जैसे हमने एक वाक्य बोला, मैं कल बाजार जाऊंगा, एक वाक्य है, मुझे कल बाजार जाना है। देखिए, एक दोनों का भाव एक है, द एक्टिविटी इज गोइंग टू बी डन इन फ्यूचर, जो क्रिया आप कर रहे हैं या करेंगे वो बाद में होगा, लेकिन दोनों के लिखने ढंग अलग है। मैं कल बाजार जाऊंगा, मुझे कल बाजार जाना है, ये दोनों जो है भविष्य की गतिविधियां हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टेंस पे हैं। भविष्य की गतिविधि इसमें भी है, भविष्य की गतिविधि इसमें भी है, लेकिन दोनों का अलग अंदाज है, दोनों का अलग नियम है। इसमें विल या शैल लगेगा, इसमें विल या शैल नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा, जैसे मुझे कल बाजार जाना है, ये तो वर्तमान हो गया, इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम या आर, इज एंड आर प्लस टू लिखेंगे इसके बाद, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स हम इसलिए लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट हो या ना हो। ऐसे वाक्य में देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं अदर वर्ड्स लिखा हूं, यानी इसमें इज एम आर लगेगा और इज एम आर के साथ टू लगेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मुझे कल बाजार जाना है, आई के साथ एम, टू गो टू मार्केट टुमारो,
बातचीत चर्चा में किया तुम्हें कल क्या काम है, मुझे कल बाजार जाना है, आई एम टू गो टू मार्केट। फिर देखिए एक और भविष्य में होता है, न अभी हुई है न है, गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है। सुनिए, गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है। ये देखिए वाक्य है, न गाड़ी आ चुकी है न आई है, इट इज येट टू कम, ये अभी आने वाली है। ये भी भविष्य का घटना है या भविष्य में घटित होने वाली चीज है, लेकिन ये भी फ्यूचर इंडिफिनिट में नहीं होगा या फ्यूचर पर इसमें कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट में होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इस, एम या आर, फिर लिखेंगे अबाउट टू, अबाउट टू लिखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू लग जाएगा तो मैं एक वर्ब का बताऊंगा उसमें क्या क्या कैसे होता है। तो फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट इज एम आर, अबाउट टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स, ये ध्यान रखिएगा। अब इस नियम से गाड़ी स्टेशन पर आने वाली मतलब ट्रेन, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, मतलब पहुंचने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट द प्लेटफॉर्म, या जो भी कहिए, या स्टेशन। अगर स्टेशन लगा तो इन लगा दीजिएगा, प्लेटफॉर्म होगा तो एट लगाइएगा। वह आज पढ़ाने वाला है, वह आज पढ़ाने वाला है। वह आज पढ़ाने वाला है, इसका क्या होगा, ही इज अबाउट टू टीच टुडे, ही इज अबाउट टू टीच टुडे। तो इस तरह से आपको बहुत सारे वाक्य मिल जाएंगे जिसमें यह लगता है कि ये गतिविधि भविष्य में है, लेकिन इसमें जो है आपको भविष्य का लगते समय भी होता नहीं है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। एक चीज और मैं बता दूं, आपको लगता है जैसे मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना पड़ता है, ये भी भविष्य में है। तो जहां पढ़ना आ जाएगा वहां हैज या हैव लग जाएगा। मुझे काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क, जहां पढ़ता आ जाएगा वहां पर हैज हैव लग जाएगा। ही हैज टू रीड, उसे पढ़ना पड़ता है, उसे काम करना पड़ता है, ही हैज टू वर्क। तो माइन्यूट अंतर है। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो, मुझे घर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो होम। तो ये धीरे धीरे कुछ चीजें याद रखिएगा तो आपको ट्रांसलेशन में सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।